नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज मार्च क्लोजिंग के साथ अपने राजस्थान के इस बैच की ओपनिंग करते हैं। बहुत शानदार ये सफर भी अपना रहे ऐसी उम्मीद है। साथियों, आज की इस क्लास के साथ ही अपन राजस्थान के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। आज की ये जो क्लास है वो राजस्थान के नामकरण की, राजस्थान के परिचय की, राजस्थान का विकास कैसे हुआ उसकी, और फिर जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की रहेगी। और आगे आगे जैसे आप चाहोगे वैसे क्लासेस आएगी। एक मैं आप लोगों से सूचना ये प्राप्त करना चाहूंगा, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा। देखो, मेरी इच्छा है कि एक तो देखो, जैसे कि अभी भूगोल को अपन छेड़ नहीं सकते, क्यों भूगोल में अभी पता नहीं कितनी जादूगरी देखने को मिले, कोई कह नहीं सकते। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि 3 संभाग और बना दे और 10 जिले और बना दे। तो राम लुभाया जी को पता नहीं कितने जिलों ने लुभाया है, तो वो जानकारी क्या पता कैसे आएगी। और ये तो आप देख ही रहे होंगे कि जो मैंने कहा था कि समय लगता है धरातल पे आने में, धरातल पे आने में समय लगेगा। 4-6 महीने के अंदर जो एग्जाम है वो इन्हीं 33 जिले 7 संभाग से होने हैं। बाकी जीके जो है बाद में अपडेट होगा। फिर भी अपन भूगोल को नहीं लेते हैं साथ में, पहले भूगोल को पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो 4-6 महीने के दरमियान होंगे वो ध्यान रखना, आपको ये भूगोल पढ़नी पड़ेगी। अपन बात करें कि इतिहास की, जैसे कला और संस्कृति है ना साथियों, मैंने करवा रखी है चैनल पे। मैं फ्रेश बैच भी दूंगा, फ्रेश क्लासेस दूंगा, लेकिन पहले इतिहास के दे दें, उसके बाद 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, मुझे कमेंट करके बताना। एक तो इतिहास की क्लासेस जैसे आज आ रही है वैसे ही इसको कंटिन्यू रखा जाए, जैसे अपन वंश वगैरह पढ़ते हैं वो सारे पढ़े, राजवंश सारे के सारे नोट मेकिंग पैटर्न पे आप समझते हुए इसे क्लियर करते हैं। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है, मेरी इच्छा है कि आरबीएससी की पुस्तकों को आधार बनाते हुए, आरबीएससी में अपन 6 से 10 तक की पुस्तकों को आधार बनाते हुए राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं इसमें भी राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, जो मेरा तरीका है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ट्रिक्स के साथ समझते हुए याद करते हुए क्लियर कर दें। क्योंकि ये शांति काल है ना, इस शांति काल में 2-3 महीने में जैसे अपने आरबीएससी पे पकड़ कर ली, दुनिया की कोई ताकत आपको फिर बाद में जो है सिलेक्शन की बहुत बेहतरीन तैयारी और सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगी। तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहोगे तो मैं इस पैटर्न पे चल दूंगा, आप चाहोगे तो मैं अगली ही क्लास से इसको आधार बनाते हुए 6ठी से 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन की, क्योंकि देखो पढ़ाया कई लोगों ने है लेकिन ऐसी की ऐसी पुस्तकें पढ़ा दी, जैसे नोट मेकिंग पैटर्न पे याद करवाते हुए नहीं पढ़ाया है। यहां से जीजीडी के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने जितनी क्लासेस पढ़ी है तो काफी सारा याद किया है। तो दोनों में से क्या आप लोगों के लिए बेहतर है? ज्यादा जो कमेंट आएंगे, ज्यादा जो लोग चाहेंगे वो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो जो बताओगे वो, बाकी आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन होगी। और शेयर करना नहीं करना ये सारी आप लोगों की बेजमारी, मेरी बेजमारी नहीं है, ठीक है? तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं, ठीक है? 0 लेवल से, यानी कि कोई बिल्कुल फ्रेशर्स है ना उसको भी परेशानी नहीं होगी। करा शुरू? ठीक, ये इसके बारे में बता देना, ठीक है? ये जरूर बताना कि क्या पढ़ना चाहते हो, आरबीएससी को आधार बना दे 2-3 महीने में निबेड़ दे, या ये इसी को कंटिन्यू रखना है। आपकी क्लासेस राजस्थान वाली शुक्र शनि आएगी, रवि को भी एक्स्ट्रा मैं दे सकता हूं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि सोम से गुरु स्कूल लेक्चरर की क्लासेस चल रही है, ठीक है ना? व्याख्याता वाली चल रही है, 12 बजे वाला बैच है, ठीक? तो ये चल ही रही है। उसकी साइंस की भी शुरू कर रहे हैं, 1 तारीख से साइंस की भी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी शाम 6 बजे। तो ये तो प्लानिंग है ही, ठीक है? चलिए बाकी बातें होती रहेगी, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये आगे आइए इसमें। अपनी आज की जो क्लास है, अच्छा ये नक्शा देख के घबराना मत, ठीक है? कि सर आप वापस भूगोल का मना करके, ये सिर्फ अपन राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने के लिए, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ ये समझने के लिए, सारी कंसेप्ट थ्योरी जो है वो क्लियर करने के लिए। जिले बदलने से जो भूगोल बदलेगा उसको अपन नहीं छू रहे हैं, ठीक है? चिंता न करें, तो ये दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो है अपन, जैसे कि आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि ये सुविधाएं जो है वो 24/7, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन, 7 दिन 24 घंटे। अपने को यहाँ राजस्थान में वर्तमान में 33/7 याद रखना है, यानी कि 33 जिले और 7 संभाग, ठीक है? ये बेसिक जानकारी है एकदम ही। तो यहाँ पे अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। अच्छा, जिले बदलने से राजस्थान का क्षेत्रफल बदलने वाला नहीं है।
राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है, पहला राज्य है, ये बदलने वाला नहीं है। जो उठापटक चलनी है ना वो इसके अंदर अंदर चलनी है, बाहर कोई उठापटक नहीं होगी। भाई पंजाब सीमा बनाता है बनाएगा, हरियाणा बनाता है बनाएगा, ठीक है, यूपी एमपी गुजरात बनाते बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएगा, उठापटक अंदर चलेगी। अच्छा, यहाँ पे बॉर्डर में चेंज हो सकते हैं कि यहाँ बॉर्डर पे सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है, वो अलग बात है। तो क्षेत्रफल जो है राजस्थान का वर्तमान में वो है, आपको याद कैसे रखना है, 34/39.74 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने एक ट्रिक बताई थी जब साल भर पहले क्लास ली थी तब, कि चौथी बाई नाम की एक महिला है, चौथी बाई नाम की एक महिला है ना, जो 39 वर्ष की हो गई है। कैसे याद हो, चौथी बाई नाम की एक महिला है जो 39 वर्ष की हो गई है, जो 10/41 के मकान में रहती है, यानी कि 10.41% है राजस्थान भारत का। भारत का कितना प्रतिशत है, 10.41% है, जो 10/41 के मकान में रहती है, जिसके पास कुल मिला के 5,920 रुपए हैं, जिसमें से 1,070 रुपए लेकर एक नालायक पुत्र जो है वो अलग हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा जो है वो 1,070 किलोमीटर है। फिर पीछे उसके पास में 4,850 रुपए बच जाते हैं, यानी कि 4,850 रुपए जो है वो अंतरराज्य सीमा है, जो राज्यों से सीमा बनाती है। इस तरीके से तो 5,900 बिल्कुल 920 कुल स्थलीय सीमा है, 1,070 अंतरराष्ट्रीय है और ये अंतरराज्य है, और 10.41 ये याद हो गया। तो चौथी बाई 39 वर्ष की है और बाकी गणितीय है। हाँ हो रहा है समझ लो, ठीक है, बिल्कुल ही मतलब यूं उंगलियों पे याद करना कहते हैं ना, वो चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है। चलिए वर्तमान में, अच्छा मैं यहाँ पे डेट लिख दूं कि ये क्लास जो है वो 31 मार्च 2023 की है। इस स्थिति में राजस्थान के जो जिले हैं कुल वो 33 है। अब ठीक है ना, फिर कोई कहते हैं गुरुजी 50 हो रहे हैं, होंगे जब डेटा आ जाएंगे धरातल पे हो जाएंगे, हम ही आपको बता देंगे, ठीक है। तब तक कोई दिमाग में आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो भटक जाओगे। संभाग जो है वर्तमान में 7 है, 10 नहीं है, ठीक है। अब 10 से 13 करने की भी सोची जा रही है, तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि संभाग कितने हैं, 7 संभाग ही है। इसीलिए मैंने कहा था कि 33/7 की सेवाएं यहां है। अच्छा, नवीनतम जिला जो है वो राजस्थान का अभी तक प्रतापगढ़ ही है, ठीक है। प्रतापगढ़ जो है वो 33वां जिला बना, 33वां। और प्रतापगढ़ का गठन जो है वो परमेश चंद्र कमेटी से हुआ, परमेश चंद्र कमेटी से गठन हुआ। अब जो जिले बन रहे हैं वो राम लुबाया कमेटी। अब राम को कितने जिलों ने लुभाया राम जाने, 50 तक तो अपन को पता है। उठापटक अभी भी कई सारी मांगे चल रही है, अभी कई सारी चीजें चलेगी, दाव पेच काफी सारे होंगे, ठीक। नवीनतम संभाग जो है वो भरतपुर, 4 जून 2005 भरतपुर अभी की स्थिति के हिसाब से। फिर बांसवाड़ा, पाली, सीकर ये बन जाए या और भी बन जाए वो बाद में देखी जाएगी। तो वर्तमान के हिसाब से ये चीजें परिचय में आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं साथियों कि ये राजस्थान या चाहे इंडिया या चाहे एशिया, इन सब का निर्माण कैसे हुआ। अच्छा, पृथ्वी के ये जो महाद्वीप है, महासागर, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो ये यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं बताता हूं। एक व्यक्ति था वैगनर, ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर, जिसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। उसके सिद्धांत के अनुसार उसका कहना यह था कि एक बहुत बड़ा स्थल खंड है, ठीक है, समझना इस थ्योरी को। एक बहुत बड़ा स्थल खंड है जिसका नाम है पेंजिया, ठीक है, पेंजिया, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। ये स्थल खंड जो है वो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, और ये जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है ना, ये कहलाता है पैंथालास, ये कहलाता है पैंथालास, ठीक है। अब देखो पेंजिया और पैंथालास, ये जो देख रहे हो स्थल खंड पूरा का पूरा ये पेंजिया है, और ये जो आसपास जो आप महासागर देख रहे हो, पानी देख रहे हो, ये है पैंथालास का हिस्सा है, ठीक है। ये इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो ये पैंथालास जो है ना, ये महासागर, इसमें क्या याद रखना है, इससे निर्माण हुआ महासागरों का, महासागर। इस पेंजिया से जो निर्माण हुआ है वो महाद्वीपों का हुआ है। किसका हुआ है, महाद्वीपों का।
जब मैंने शुरू में जब पढ़ना शुरू किया था कंपटीशन एग्जाम को, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है शुरुआत में। तो याद कैसे रखा जाए, पेंजिया, पैंथालास, ये कई लोगों के लिए नए शब्द होंगे। ठीक है, गुरुजी थे तो पड़ी ओढ़ थे बता दियो कि पेंजिया है, पैंथालास है, महाद्वीप बने, महासागर बने, पर मार तो खोपड़ी में चटके है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका मैंने जो निकाला वो ये निकाला कि पैंथालास के अंदर मुझे कहीं भी ई की मात्रा नजर नहीं आई और महासागरों में भी कहीं भी ई की मात्रा नजर नहीं आई। तो बिल्कुल लॉजिक बैठ गया कि हाँ पैंथालास से महासागर बने। आ की मात्रा जरूर दिखी, यहाँ पे ई की मात्रा नजर आई और यहाँ पे भी ई की मात्रा नजर आई और जुगाड़ बैठ गया और कभी भूलने का चांस रहा ही नहीं। तो ये चीज है। अब देखो इस थ्योरी में आगे क्या होता है। इस थ्योरी में आगे ये होता है, वेगनर महोदय कहते हैं कि पृथ्वी पर दो तरह के बल काम करते हैं। एक तो बल है ज्वारीय बल, एक तो बल है ज्वारीय बल और एक बल है गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, खींचती है अपनी और चीजों को। अपन पृथ्वी पर खड़े क्यों रह पा रहे हैं भाई, मकान खड़े क्यों है, सीधे गिरते क्यों नहीं, पृथ्वी गोल है तो गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वारीय बल चंद्रमा और सूर्य की जो शक्ति है वो खींचती है, तो वो ज्वारीय बल। भाई ज्वार भाटा क्यों आते हैं, पानी ऊपर क्यों चढ़ता है, नीचे क्यों उतरता है, तो ये सारी चीजें जो है वो ज्वारीय बल और ये सारे काम करते हैं ना। तो ये दोनों जो है बल जो काम करते हैं, उससे जो ये पेंजिया जो स्थलखंड है ये दो भागों में टूट गया, ये दो भागों में टूटकर अलग हो गया और इनके बीच में पानी भर गया। भाई जो पानी को तो जगह मिलेगी वहां घुस जाएगा, तो चारों तरफ पानी था, अब ये दो भागों में टूट गए और बीच में पानी भर गया। अब बीच में पानी भर गया। ठीक है, अब देखो ये जो दो भागों में टूटे हैं, तो ये ऊपर का जो भाग है वो कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला कहलाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अच्छा, ये अंगारा लैंड जो है इसे लॉरेंसिया भी कहा जाता है, लॉरेंसिया भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये चीज है। और ये बीच में जो जल भर गया, ये पानी जो भर गया, ये कहलाया फिर टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब आप जो गाइड पढ़ते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, उन सब में आप पढ़ते हो कि टेथिस सागर से मरुस्थल का विकास टेथिस सागर से हुआ, मैदानों का विकास टेथिस सागर से हुआ। और ये भी पढ़ते हो कि लाखों साल पहले यहाँ पे समुद्र का जल लहराता था। कैसे लहराता होगा, ऐसे लहराता था। ठीक है ना, तभी तो मरुस्थल से आप देखोगे तो सानू, जैसलमेर से वगैरह समुद्री चूहे के दांत के अवशेष मिले। अब रेगिस्तान में तो पानी देखने को नहीं है, फिर समुद्री चूहे के दांत, तो ये थी स्थिति। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वेगनर की थ्योरी है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब वेगनर की जो थ्योरी है वो देखो 6 जनवरी 1912 को जर्मनी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, जो प्रकाशित जो हुआ है वो 1915 में हुआ है, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, यानी कि महाद्वीप और महासागर। ठीक है, ये इसके अंदर। ठीक, चलिए अब देखो इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। पहले तो ये यहां से ये भी समझ लो कि ये देखो ये है पूरा भाग पेंजिया। ठीक है, चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ है ये है पैंथालास। ठीक है, फिर ये दो भागों में बट गया, तो उत्तरी जो भाग था वो तो कहलाया अंगारा लैंड। ठीक है, और दक्षिणी जो भाग था वो कहलाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड या लॉरेंसिया से ऊपर ऊपर के भाग बने, जैसे कि आर्कटिक हो गया और आपके उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी एशिया महाद्वीप हो गया, ये सारा। गोंडवाना लैंड जो है उससे दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, दक्षिणी एशिया जो है वो क्षेत्र गोंडवाना लैंड से। अब फिर बाद में प्लेट विवर्तनिक थ्योरी भी काम करती है, तो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी से प्लेटें खिसकती है, जो महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, बहुत सारी प्लेट है वो खिसकती है। उनके टकराव से ही आप, यदि आपने ध्यान दिया हो या पढ़ा हो कहीं, तो हिमालय की ऊंचाई जो है वो निरंतर बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि प्लेट जो है धक्का मारती है ना, तो इसकी वजह से उसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, चलिए बाद में और डिटेल में बात करेंगे, ये चीज है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस थ्योरी से सवाल कैसे बनते हैं कि सर ये पढ़ तो ली, आगांगत बात ली पूरी, ठीक है, पूरी रामायण बाज ली, क्यों सवाल क्या बने, सवाल यहां बने टावरा कि देखो इससे पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो है वो टेथिस सागर से निर्मित है और पूर्वी मैदानी जो भाग है वो टेथिस सागर से निर्मित है। इसके अलावा अरावली पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र जो दक्षिणी ये हाडोती वाला पठारी क्षेत्र है ना, ये दोनों गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। अंगारा लैंड के अवशेष
राजस्थान में तो छोड़ो, भारत में भी नहीं मिलते, गोंडवाना के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दक्षिणी जो भाग था ना गोंडवाना लैंड, उसी से निर्माण हुआ है। यहाँ पे याद कैसे रखोगे कि इनका महासागर से हुआ है, तो देखो महासागर के अंदर तल वगैरह कैसा होता है, बिल्कुल सपाट एकदम, है ना। वैसे उसके अंदर भी नितल होते हैं, ऊंचावच के आधार पे अलग अलग होते हैं, लेकिन याद रखने के लिए कि महासागर का है बात, तो बिल्कुल समतल वाली चीजें आएगी। तो समतल में एक तो मरुस्थल आ गए, एक मैदान आ गए। फिर गोंडवाना लैंड बोलने से ही ऐसे लगता है कि कोई पहाड़ी या पठारी या कोई चट्टानी कोई चीज होगी, तो वो है। तो फिर देखो अरावली पर्वतीय क्षेत्र और हाड़ौती का पठार, पर्वत और पठार दोनों गोंडवाना लैंड से। इसे बिल्कुल इजीली पढ़ो, ज्यादा लोड लोगे या रटने की कोशिश करोगे ना, दिमाग में नहीं बैठेगा। बाकी ये समझ लिया, दिमाग से नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, ये वही थ्योरी है जो मैंने आपको बताई, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहते हैं, ये वही। आप लोगों के लिए स्लाइड में सब कुछ शामिल किया है ताकि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कलेक्शन, समझ में आनी चाहिए चीज। नहीं समझ में आई या याद नहीं हुई तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साथियों अपन राजस्थान के नामकरण की ओर, कि भैया राजस्थान का इतना प्यारा जो नाम है, इतना यशस्वी गौरवशाली जो नाम है, वो नाम पड़ा कैसे। डायरेक्ट तो राजस्थान नाम नहीं पड़ा है। सबसे पहले इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त। अच्छा, ब्रह्मवर्त का प्रश्न क्या बनेगा कि ब्रह्मवर्त का उल्लेख कहां मिलता है, तो ब्रह्मवर्त का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। वेद कितने हैं? वेद है 4, ऋग यजुषा अथर्व। एक ट्रिक है ना, मैंने बहुत सारी, मतलब इंडियन हिस्ट्री में तो शानदार कलेक्शन है ट्रिक का। ऋग यजुषा अथर्व यानी ऋग्वेद, यजु यानी यजुर्वेद, यजुषा यानी सामवेद और अथर्व यानी अथर्ववेद। धनुगंसी फिर इनके उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, इस तरीके से। फिर इनको बोलने वाले ब्राह्मण बहुत सारे अलग। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है राजस्थान से रिलेटेड, कि ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त कहा गया। अच्छा मुझे बताइए, ऋषि वगैरह जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे, वो ब्राह्मण ही तो होते थे, ब्रह्म ऋषि कह दिया जाता था। तो बस यही तो याद रखना है कि ब्राह्मण कौन है, कि ऋषि है। गुरु जी याद ही उगो तो देण मिटी, याद ही तो करना है, ठीक है। तो यहां से ये ऋग्वेद वाला ध्यान रखेंगे, ठीक। अब चलते हैं अपन, ये राजस्थानादित्य शब्द का क्या लॉजिक है। राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? सबसे पहले पूछे कि मिलता कहां है उल्लेख, तो आप बताएंगे कि बसंतगढ़ शिलालेख में उल्लेख मिलता है। कहां मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख, शिलालेख। अच्छा, फिर पूछ ले कि ये बसंतगढ़ शिलालेख कहां है, तो बसंतगढ़ शिलालेख मिला है आपके खीमल माता मंदिर सिरोही में। खीमल माता मंदिर सिरोही। अच्छा, जिला परिवर्तन से इनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें सारी ऐसे की ऐसे ही रहनी है, इसलिए निश्चिंत होके पढ़ना, क्या पता नहीं बदल जाएगा कि जनाब दिमाग थ्योरी यही बैठ गई, ठीक है। खीमल माता मंदिर। अच्छा, इसको उत्कीर्ण किसने करवाया? इसको उत्कीर्ण करवाया वर्मलाद ने, वर्मलाद नाम के शासक ने। वर्मलाद कौन था? चावड़ा वंश का एक शासक था, चावड़ा वंश का शासक था। ये जो शिलालेख था ना, ये दास प्रथा पर लिखा हुआ था। इसके अंदर उल्लेख किसका है? दास प्रथा का उल्लेख है, दास प्रथा का उल्लेख है इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। यदि आपको पूछे इसका टाइम पीरियड पूछ ले, टाइम पीरियड पूछे तो ध्यान रखना 682 विक्रम संवत, 682 विक्रम संवत। यदि ईस्वी सन पूछे तो ध्यान रखना 625 ईस्वी सन। कभी भी विक्रम संवत निकालना होता है तो 57 जोड़ देते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे आज अभी का विक्रम संवत इस साल का निकालना है आपको, तो 57 जोड़ देना वर्तमान सन के अंदर, तो वो विक्रम संवत होगा। कहीं भी कोई आपको पूछ ले तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज है, ये जानकारी अपने राजस्थानादित्य शब्द से संबंधित, ठीक है, याद रखनी पड़ेगी भाई। अरे ठीक, चला। फिर बात करें साथियों कि ये राजस्थान शब्द का उल्लेख कहां मिला, ठीक है ना। राजस्थान शब्द का उल्लेख, तो राजस्थान शब्द का जो उल्लेख मिलता है, दो चीजें हैं। एक तो है राज रूपक, राज रूपक जिसे लिखी कवि वीर भांड ने, वीर भांड ने, इसके अंदर मिलता है एक तो।
एक मिलता है मुहणोत नैणसी की ख्यात में, मुहणोत नैणसी की ख्यात, मारवाड़ का कवि था ये जसवंत सिंह जी के दरबार में, और इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा गया। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आएगा कि गुरुजी राजस्थान शब्द का उल्लेख तो पहले यहाँ मिला ही नहीं, राजस्थान शब्द का उल्लेख तो एकीकरण के दूसरे चरण में और छठे चरण में मिलता है। बिल्कुल मिलता है। राजस्थान शब्द का उल्लेख व्यवस्थित रूप से देखें तो दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान, छठे चरण में राजस्थान संघ नाम से मिलता है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान शब्द का उल्लेख बिल्कुल बाकायदा मिला है, बाकायदा यानी कायदे के अनुसार मिला है, बाकायदा मिला है। लेकिन कंडीशन ये थी कि यहां पे ये क्लियर नहीं था कि राजस्थान किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग किया गया, बस ये कंडीशन थी। भाई राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो किसी क्षेत्र के लिए है, ये बात कहीं स्पष्ट नहीं थी, ये चीज है। तो राजस्थान शब्द का तो उल्लेख मिलेगा, यदि व्यवस्थित रूप से क्षेत्र विशेष के लिए तो फिर एकीकरण के दूसरे और छठे चरण के अंदर मिला है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। फिर बात करें राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, इन शब्दों का उल्लेख किसने किया? तो इन शब्दों का उल्लेख किया कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा कहा गया, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा गया। ठीक है ना, तो इन्होंने ये तीन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो ये तो होगी बात किसकी? नामकरण से संबंधित, सारे बता दिए। अच्छा, राजपूताना नहीं बताया। राजपूताना शब्द का जो उल्लेख किया है वो किया है जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने। अच्छा, जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से किया है बोलकर, ठीक है ना। वो कब किया है? 1800 ईस्वी में। कब किया? 1800 ईस्वी में। लेकिन इसका लिखित प्रमाण जो है ना कि इन्होंने इस शब्द का उल्लेख किया, इसका लिखित प्रमाण 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में मिलता है। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी, इनके ऊपर ही लिखी गई थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें यह उल्लेख करते हैं कि जॉर्ज थॉमस ऐसा व्यक्ति था जिसने 1800 में राजपूताना शब्द का उल्लेख किया था। फारसी भाषा में राजपूतान शब्द बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, जहां बहुत सारे राजपूत शासक रहते हो वो राजपूतान, तो वहां पे भी उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक की जो है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उनका प्रकाशन जो है वेलेस्ली ने करवाया था। अच्छा कि गुरुजी ये थे बोल तो दिया, पर मैं क्या न करा, लिखा क्या? चिंता मत करो, नोट्स मेकिंग पैटर्न यू कहने वास्ते नहीं है, ये रहा आपका नोट्स मेकिंग पैटर्न। ठीक है, बाकी जो जानकारी जो बोलकर बताइए वो आपको लिखवाएंगे भी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता नहीं चिंतन करें। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, प्रथम फर्स्ट, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जॉर्ज थॉमस जो है मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। ठीक है, अब कुछ पुस्तकें बताती है कि इनकी मृत्यु जो हुई बीकानेर में हुई, कुछ पुस्तकें कहती है बहरामपुर में हुई। बहरामपुर ज्यादा सही है। ठीक है, ध्यान रखना। ये मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखो कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया, और इसी पुस्तक में 1805 के अंदर यह उल्लेख मिला है कि जॉर्ज थॉमस ऐसा व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। एक कहने वाला कहन गया और अपर याद करना भागे आया। ठीक है, ये देख लो, कर्नल जेम्स टॉड या घोड़े वाले बाबा। अब देखो, यदि अपने देखो अपा भी टाबर आनी भी टाइम कोई मान लो हाथी या घोड़ो या कोई अड़ी विचित्र चीज आ जाती, पहला की बार 5 टांग वाली गाय वगैरह गाड़ी में घाल लिया था, सब टावर जो है बिंग लारे दौड़न डूब जाता, सब उसके गाड़ी के पीछे, हाथी आ गया हाथी के पीछे, है ना, घोड़ा आ गया तो घोड़े के पीछे, ऊंट आ गया ऊंट के पीछे चले जाते हैं, खाली कुत्ते के पीछे नहीं ना हुआ, बस बाकी सब पीछे ना जाओ। तो घोड़ा लेकर आते थे कर्नल जेम्स टॉड ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने के लिए वगैरह, जो बच्चे सारे पीछे, कौन आया कोई जानते ही नहीं, घोड़ा लेके आया था घोड़े वाले बाबा। इसी तरीके से इनका नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के जनक भी इन्हें कहा जाता है, तो ये घोड़े वाले बाबा यही है। जन्म इनका लिंगस्टन स्कॉटलैंड में हुआ। गुरु थे यति ज्ञानचंद्र। रेट 2016 के अंदर प्रश्न बना था यति ज्ञानचंद्र, तब ये नया नया पढ़ने में आया था, बहुत कम विद्यार्थी थे जिनको पता था। मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे ये प्रश्न सही हुआ और मेरे पढ़ा हुआ था। ठीक है, आपके भी कोई ऐसा प्रश्न सही होता है ना और दोस्तों के गलत होता है तो खुशी अलग होती है। राजस्थान में प्रवेश इनका भीलवाड़ा से माना जाता है। इनकी पुस्तकें देखो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान,
इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया की दूसरी पुस्तक और थी जो थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इनकी पत्नी का नाम था जूलिया क्लटरबर्ग और इन्होंने इस पुस्तक का ट्रेवल्स वाली का प्रकाशन करवाया। ये हो गई आपके नोट्स मेकिंग पे, ताकि आपके पास में चीजें लिखने के लिए भी हो। कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी आता है कि गुरुजी थोड़ा साइड में हो जाता नहीं तो मैं बढ़िया स्क्रीनशॉट लेना। चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट की आवश्यकता ही नहीं, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दी जाती है पढ़ाने के बाद में टेलीग्राम पे, तो वहां मिलेगी। अच्छा, कल की क्लास भी वैसे ये 12 बजे देनी थी, लेकिन आज की ट्रेजेडी आप लोगों को बता दी थी टेलीग्राम यूट्यूब पे, फाइल करप्ट हो गई थी, शूट की हुई थी क्लास पूरी। कल की क्लास भी आपको शाम को मिलेगी, संडे निकल जाएगा एक, उसके बाद फिर वापस सोमवार से अपन बैक टू ट्रैक। ठीक है, और कल तो ये भी बताओगे पहले कमेंट करके कि भाई आरबीएससी पढ़ना है या यही चलने दें ऐसे इतिहास इसी तरीके से, या आरबीएससी के अंदर के चैप्टर वाइज जो है आप लोगों के लिए उपयोगी जो है वो नोट्स मेकिंग में मैं पढ़ा सकता हूँ। बता देना, थारी मर्जी है, जो पढ़ना चाहो मैं पढ़ा दूं। चलिए बात करें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई। ठीक है, ये संभागीय व्यवस्था जो है साथियों, यदि शुरुआत पूछे आपको तो कल हुई थी। कल यानी आज 31 मार्च को क्लास मिल रही है आपको, कल 30 मार्च थी। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा शुरुआत की गई। संभागीय व्यवस्था को बंद भी किया गया 1962 के अंदर, मोहन जी ने बंद किया। मोहन जी कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। संभागीय व्यवस्था को फिर पुनः शुरू किया था 1987 के अंदर हरदेव जोशी ने, जो अभी तक चल रही है। हरदेव जोशी ने अजमेर को छठा संभाग बनाते हुए शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर वर्तमान में जो है इसकी संख्या हो गई है 7, क्योंकि 2005 में भरतपुर संभाग बन गया। तो उस समय यदि देखा जाए, अब वर्तमान में जो ट्रिक है वो ये है संभागों को याद करने की, जजोबी यूके अभी, यानी जजोबी यूके अभी में यदि देखोगे तो ये ज से जयपुर, ठीक है, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, यू से उदयपुर, उदयपुर संभाग, के से कोटा संभाग, अ से अजमेर संभाग और बी से भरतपुर संभाग नवीनतम। ये है। अब भाई जादूगर साहब को वापसी चाहिए, भाई वापसी चाहिए, तभी तो इतनी घोषणाएं हुई है, तो वापसी, तो फिर बाद में यदि वो ही रह जाएंगे तो अपन उसको आगे जोड़ देंगे जजो भी यूके अभी वापसी, यानी बांसवाड़ा पाली सीकर, और भी कोई बना दिए तो फिर देखेंगे वापसी करें या नहीं करें, वो अलग बात है। अच्छा, वर्तमान में तो नक्शा यही काम आना है, फिर चेंज होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब आते हैं अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। ये तो हो गए परिचय और नामकरण, नामकरण और राजस्थान का परिचय पूरा हुआ। ठीक है, अब देखो राजस्थान के विश्व के इतिहास का जनक एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस, वैसे इस हेरोडोटस को उस समय है ना विद्वानों ने सबसे बड़ा झूठा भी कहा था, क्यों कई चीजें ऐसी फैक्ट ठोक दी जिसकी कोई हद ही नहीं थी। भाई कई सारी चीजें अच्छी भी लिखी, लेकिन कई में फैक्ट ठोक दी, बिल्कुल हाँ मन टपा फेंक दिया गई। तो भी गया सबसे बड़ा झूठा भी इसको कहा गया था। जब आप मतलब इतिहास के सिद्धांत वगैरह पढ़ोगे तो उसके अंदर विचारधाराओं के अंदर वगैरह पढ़ते हैं, तब ये बहुत सारी चीजें पढ़ने में आती है। लेकिन आप तो यहाँ तो सिर्फ एक ही ध्यान रखें, हेरोडोटस हिस्टोरिका इनकी पुस्तक थी वगैरह। ये भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास को कहा गया। वेद व्यास जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक वैसे कर्नल जेम्स टॉड को कहा गया है, जेम्स टॉड को कहा गया है, लेकिन वास्तविक पूछे ना कि वास्तविक जनक, तो फिर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को याद रखें। ठीक है, ये है। ये चीजें कैसे याद होगी? ये चीजें याद होगी डिस्कशन से। सबसे बेस्ट हथियार है शांति काल का डिस्कशन करो। एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थी है, 4 है, आपस में ज्यादा नहीं, यूं नहीं कहते 10-10 डिस्कशन कर लो, नहीं बे 3-4 हद से हद बेहतरीन। जितना डिस्कशन करोगे ना, ये संजीवनी है, ये सीधा छापती है। आप 5 बार पढ़ो, 1 बार डिस्कशन करो, आपके इतना बराबर है, सीधा सीधा छपता है। हमने बहुत किया और मैं इसकी गुणवत्ता बहुत जानता हूं, इसलिए कहता हूं।
एग्जाम से 1 महीने पहले डिस्कशन बंद कर लेना चाहिए, लेकिन ये बेहतरीन समय है, इससे पढ़ने की उमंग जगती है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। तो डिस्कशन करो, याद रहेगा अच्छे से। अब देखो, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक यानी कि पत्थर ज्यादा मिले, पाषाण काल है, यहाँ पाषाण काल मिलेंगे। यहाँ क्या होगा कि पुरातात्विक सामग्री तो मिलेगी, लेकिन लिखित सामग्री नहीं मिलेगी। प्रागैतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक है। इसमें क्या है, इसमें किसी भी तरह का कोई लिखित विवरण नहीं होता। पुरातात्विक पत्थर मिल गए, भाटा हाटा कुलाड़ियां उलाड़ियां मिल गया, बाकी लिखी उड़ी कोई चीज नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक में क्या है कि लिखित विवरण भी प्राप्त हुआ, लेकिन पढ़नो किने नहीं आवे कि बी टाइम पे संकेत में लिख दिया, मछलियां कोड़ दी और चौकड़ियां बना दी, ऐसे संकेत लिख दिए, मिले भी अपन को कि ये कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अपन को उसको पढ़ना नहीं आया ठीक से। जैसे कि अपने हड़प्पा सभ्यता में कई सारी लिपि मिली है जो पढ़ने में नहीं आई, व्यवस्थित मिली है कि हाँ ये भाव चित्रात्मक लिपि है, कि इसके अंदर ये है, पृष्ठोपेदन है, वो है, लेकिन पढ़ना नहीं आया, तो वो आदि ऐतिहासिक में चला जाता है। फिर ऐतिहासिक, जो अभी अपन इतिहास पढ़ते हैं व्यवस्थित, भाई कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक मिली, जॉर्ज थॉमस विलियम फ्रैंकलिन की मिली, तो इसको लिखित भी मिला है, पढ़ भी पाए हैं, समझ भी पाए हैं, वो फिर ऐतिहासिक काल के अंदर जाता है। इन शॉर्ट समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये प्रागैतिहासिक काल के अलग अलग भाग है। जैसे भारत का इतिहास पढ़ते हो तब ये ज्यादा काम का है। यहाँ पे आपके जो काम का है वो मैं अगली स्लाइड पे देने वाला हूँ। ये इनके अंदर कंफ्यूज मत होना, अलग अलग जगह अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद है, अलग अलग काल क्रम बताते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का बता रहा है ये जो है कई जगह 2.5 लाख ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक भी बताया गया है। तो ये अलग अलग है, ये मैंने शामिल जरूर किया है, लेकिन इसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत करना, याद नहीं भी होता है तो भी इतना पूछा नहीं जाता। इससे जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ इस सारणी से बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर क्या है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल के अंदर सीधे इस कॉलम से आपको आना, सबसे पहले इस कॉलम। पूरा पाषाण काल में व्यक्ति यायावरी जीवन यानी कि भटकते थे, ठीक है ना, स्थायी नहीं रहते थे, एक जगह कोई घर वर नहीं था, भटकते रहते थे, कोई पूरी सृष्टि घर है। आकेटक यानी कि शिकार करते थे, ठीक, खाद्य संग्राहक यानी कि इकट्ठा करते थे खाने की चीजें सिर्फ, और आग से परिचय जरूर हो गया था, लेकिन यहाँ पे मकसद क्या था, सिर्फ जीने के लिए खाना है बस। तभी तो देखो, शिकार किस लिए, खाने के लिए, खाद्य सामग्री को इकट्ठा किस लिए, खाने के लिए, और आग भी किस लिए कि भाई बाद में परिचय हुआ, आग तो इसके अंत में परिचय हुआ, पहले स्टार्ट में यही था, यायावरी जीवन। इस समय जो उपकरण है वो हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, स्क्रैपर, पॉइंटर, ये ज्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है, ये स्क्रैपर और पॉइंटर तो अगले में आ जाएगा। इसमें यहां से प्रश्न बनता है, ये कॉलम इंपॉर्टेंट रहेगा कि पूरा पाषाण काल के अवशेष राजस्थान के कौन से स्थलों से मिले हैं। डीडवाना सबसे प्राचीन मिला है, जायल, नागौर, भानगढ़, अलवर, विराटनगर, जयपुर, इंद्रगढ़, दर, भरतपुर, ये फिर ये यहां तक है, ठीक है, पहले वाले के अंदर। तो ये पूरा पाषाण से संबंधित है। फिर मध्य पाषाण, वापस आइए इस पे। मध्य पाषाण में ये पशुपालक हो गए, पशुओं को पालने लगे। आखेटक तो थे ही, शिकार तो करते ही थे, खाद्य संग्राहक भी थे, यहाँ पे ये चीज नहीं हुई, ये पशुओं को पालना शुरू कर दिया। देखा कि सबको मारने से मतलब नहीं है, जो दुधारू पशु है, दूध वगैरह देते हैं और भी सामग्री मिलती है, उनको पाला जाए। बार बार ढूंढ ढूंढ के कौन दूध पिए, ठीक, बांध दियो बिंग, बाद में फिर पशुपालक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रैपर और पॉइंटर, ये इनके नवपाषाण काल के अंदर देखो स्थल जो है आहड़, उदयपुर, गिलून, राजसमंद, कालीबंगा, हनुमानगढ़, झर, जयपुर वगैरह। ये इस समय क्या है कि बस्ती में स्थायी जीवन रहने लग गए। फिर यहाँ पे यायावरी थे, भटकते थे, यहाँ पे भी भटकते। यहाँ पे इस काल में आते, नवपाषाण काल में एक जगह पर रहने लग गए। अब एक जगह पे यदि व्यक्ति रहेगा तो और चीजें आएगी, जैसे कि यहाँ पे है ना, ये देखो पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक, चाक का आविष्कार हुआ, और इसमें क्या होगा, फिर यहाँ जब पहिए का गोल आकृति का आविष्कार हुआ तो चाक से फिर कई सारी चीजें भी बनानी सीखेगा। तो ये यहाँ पे बस्ती में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। सेल्ट, वसूला और कुल्हाड़ी, ये इनके यहाँ से मिले। फिर आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जैसे आता है तब, जब से यहाँ पे देखो एक बस्ती में रहने लग गए, तो जब रहने लगे फिर धीरे धीरे इनको ज्ञान हुआ कि अपन खेती भी कर सकते हैं, अनाज उगते हैं ये तो इन्होंने कृषि कार्य करना शुरू किया, खाद्य उत्पादक बन गए। पहले संग्राहक थे,
फिर उत्पादक बन गए, मृद भांड कला और ताम्र से परिचय, ठीक है, और स्थायी जीवन जीने लग गए, ये हो गया। और यहाँ से विविध पुरातात्विक सामग्री मिलती है। ये स्थल जो है बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, ये सारे के सारे, बालाथल, गणेश्वर, गणेश्वर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेणेश्वर, नंदलालपुरा, किराडोर, चितवाड़ी, सोबनिया, पुंगल, बुड्ढा पुष्कर, कुराड़ा, पिंड पाड़लिया, चित्तौड़ वाला, ये सारे ताम्र पाषाण स्थल है। इनमें से प्रश्न बनते भी है, ठीक है। चलिए फिर लोह युगीन, लोहे से परिचय और भी बाद में होता है। लोह युगीन में आपके आ जाएगा फिर नौह, भरतपुर, विराटनगर, जोधपुरा, सांबर, जयपुर, सुनारी। प्रश्न जो बनता है ना वो आपके इस सारणी से बनता है। तो ये सारणी और ये सारणी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे स्थायी जीवन, कृषि, पशुपालन, मुख्य कार्य, शिल्पी वगैरह, फिर धीरे धीरे विकास होता गया, ये चीज ऐसे है। अब भारत से संबंधित भी एक सारणी आती है कि पूरा पाषाण में क्या था, मध्य पाषाण में क्या था, निम्न पाषाण में क्या था, वो सारणी मैंने शामिल की है। लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इसमें आप लोगों के लिए स्लाइड में शामिल जरूर की है ताकि आप लोगों के पास में नोट्स जरूर इसके पहुंच जाए, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की जो क्लास है साथियों वो इतनी थी। और अब कल आज की इस क्लास में आपको कमेंट करके बताना है, मैंने आपको बता दिया है कि अब जैसे कल की यदि क्लास आप चाहोगे कि इसी की अगली कड़ी, तो इसकी अगली कड़ी होगी अपन सभ्यता स्थल पढ़ेंगे, जिसमें कालीबंगा, हनुमानगढ़ वगैरह वाले, ये कालीबंगा, बालाथल वगैरह सब आ जाएंगे, आहड़, बेनाट वगैरह, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, सारे के सारे। फिर सिलेक्टेड नहीं, सारे सभ्यता स्थल। फिर उसके बाद में अपन गुर्जर प्रतिहार, फिर चौहान, फिर अलग गुहिल वंश, फिर मारवाड़ के वो राठौड़ वगैरह, सब इस तरीके से अपन बढ़े। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका मैंने बताया आरबीएसई की पुस्तकों को आधार बनाकर उसमें से जितने भी प्रश्न बने उन्हें कवर कर लिया जाए, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे समझ लिया जाए, याद कर लिया जाए, क्योंकि ये फ्री टाइम है। तो 6ठी से 10वीं तक की वो वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। शुक्र, शनि, रवि मैं आपको दूंगा राजस्थान से संबंधित, और सोमवार से गुरुवार स्कूल व्याख्याता का जो बैच चल रहा है उसको अपन देने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो भी आपकी इच्छा है दिल खोल के बता देना, अपनी भावनाएं जो है कमेंट में लिख देना, आज की क्लास कैसे रही उसके बारे में भी बता देना, और मेहनत से खुश हो, अच्छा लग रहा है, एक परिवार का हिस्सा मान रहे हो तो अपने अन्य साथियों तक भी पहुंचा देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करो चाहे नहीं करो, आप लोगों की इच्छा है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।